सिविल प्रोसीजर कोड। मैंने सिविल प्रोसीजर कोड का पिछले लेक्चर में बता दिया था ओवरव्यू, ठीक है, कि इसमें क्या क्या है। आज हम लोग 2 मार्क्स वाला सवाल कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। उसमें सबसे पहला सवाल है हमारा, व्हाट इज फॉरेन जजमेंट। ठीक है, फॉरेन जजमेंट क्या होता है? तो जैसे कि नाम में ही है फॉरेन, ठीक है, फॉरेन का मतलब क्या, इंडिया का नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई जजमेंट जो आउट ऑफ इंडिया दिया गया हो, ठीक है, ऐसा कोई कोर्ट जो इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, वैसे कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है तो वो फॉरेन जजमेंट कहलाता है, ठीक है। आउटसाइड इंडियाज कोर्ट, ठीक है, जजमेंट फॉरेन जजमेंट। जो भारत के बाहर का कोर्ट है, ठीक है, अगर वो कोई जजमेंट देता है तो वो फॉरेन जजमेंट कहलाता है। दूसरा सवाल है आपका, व्हाट इज मिंट बाय मेसने प्रॉफिट। ठीक है, मेसने प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मान के चलिए, मैंने आप लोगों को बहुत बार एग्जांपल में बताया था कि जैसे मान के चलिए मेरा कोई रूम है, ठीक है, मलाड में, मैंने किसी को भाड़े पे दिया। अब वो बंदा न मेरा भाड़ा दे रहा है और न मेरा रूम खाली कर रहा है, करेक्ट। तो अब मैंने सूट फाइल कर दिया। अब सूट फाइल किया तो सूट तो लंबा चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि कल को कोर्ट डिसाइड कर देगा कि सुजीत का मैटर, सुजीत का घर है दे दो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। और भारत में आपको पता ही है कि भारत में अगर कोई कोर्ट में मैटर जाता है तो साल 2 साल तो फिक्स है कि वो लगेगा, ठीक है। अब मान के चलिए वो बंदा सामने वाला मेरा भाड़ा नहीं दे रहा था, मैंने सूट इंस्टीट्यूट किया। अब 2 साल बाद फैसला आया, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी मेरा है। लेकिन 2 साल में जो वो मेरा भाड़ा नहीं दिया उसका क्या? अगर मैं किसी और को दिया होता वो रूम भाड़े पे तो मैं कितना कमा लेता, बराबर। तो जो मेरा वो नुकसान हुआ है, जितने दिन वो रहा, जितने दिन मुझे अगर मैं किसी और को दिया होता तो मुझे भाड़ा आता, वो जब मैं वापस से उससे वसूलता हूं तो उसको बोला जाता है मेसने प्रॉफिट, ठीक है। किसी इलीगल पोजीशन में पर, रॉन्गफुल पोजीशन पर, ठीक है, जो भी आपको रिसीव होने वाला था, जो उसका एक्चुअल ओनर है, अगर वो रिसीव नहीं कर पाया तो बाद में जब उसके पास वो प्रॉपर्टी आएगा तो वो उससे वो भी अमाउंट वसूलेगा जो उसने रॉन्गफुली पोजीशन के दौरान उसका नुकसान कराया, ठीक है। तो मेसने प्रॉफिट का कुल मिला के ये मतलब होता है कि इलीगली आपने जितने दिन रहे उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होता है आपका मेसने प्रॉफिट। अब लेकिन मेसने प्रॉफिट में एक ये है, एक्सेप्शन है, ठीक है, कि मान के चलिए आपने किसी को रूम दिया था 1 फ्लोर का, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे घर बना के दिया था। अब उस बंदे ने बाद में 2 महला बना दिया या 3 महला बना दिया, ठीक है, और 2 महला और 3 महला पर जो उसने कमाया तो वो आप मेसने प्रॉफिट के अंदर क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। बस इतना याद रखना। अगर मैंने आपको 1 फ्लोर दिया था, ग्राउंड फ्लोर पे घर दिया था, ठीक है, और आपने मुझे घर नहीं दिया, रॉन्गफुली उस पे पोजीशन कर लिया, कोर्ट का डिसीजन आया तो मैं सिर्फ उस घर के लिए रेंट वसूल सकता हूं आपसे जो मैंने आपको दिए थे। अब आपने बाद में 2 मंजिल बनाया, 3 मंजिल बनाया तो घर तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो 2 मंजिल 3 मंजिल का जो बेनिफिट होगा, आपने जो कमाया होगा भाड़े पे देके, उसको मैं क्लेम नहीं कर सकता एज अ मेसने प्रॉफिट, ठीक है। तो मेसने प्रॉफिट का मतलब होता है कि राइटफुल ओनरशिप में, ठीक है, जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला किसी अनलॉफुल ऑक्यूपेशन के कारण, ठीक है। तो वो जब आप क्लेम करते हो तो उसको मेसने प्रॉफिट कहा जाता है। सवाल क्या पूछ रहा है कि अगर कोई कैवियट फाइल करता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? तो आपको उससे पहले समझना पड़ेगा कि कैवियट क्या होता है, ठीक है। तो कैवियट का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए मेरा कोई मैटर गया कोर्ट में, ठीक है। अब मैटर गया कोर्ट में तो कोर्ट जो है उस मैटर को सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोर्ट जो है उसको सुन के फैसला सुना देगा। तो ऐसी परिस्थिति में जहां आपको लगे कि कोर्ट ने आपकी बात न सुन के एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, तो ऐसे किसी सिचुएशन में आप कैवियट कोर्ट में डाल दो कि सर आप उनकी बात सुन लो, ठीक है, सुनने के बाद मेरी भी बात सुनना, तब कोई फैसला लेना, ठीक है। तो उसको बोला जाता है कैवियट पिटीशन डालना, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? तो इसका इफेक्ट ये होता है कि कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास नहीं करता, ठीक है। इसका इफेक्ट ये होता है क्योंकि उसको भी सामने वाले ने कैवियट डाल दिया। अब कैवियट डाल दिया तो इसका मतलब क्या है कि अब उसको भी चांस मिलेगा सुनने का और बोलने का, ठीक है। तो ये होता है कैवियट फाइल करना।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मींट बाय इंटर प्लीडर सूट। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था एक एग्जांपल के थ्रू कि मैं मान के चलिए मैं जा रहा था यहाँ पे मलाड से कांदीवली, ठीक है। हाईवे पर मुझे एक बैग मिला जिसमें 5 करोड़ रुपए थे, ठीक है। अब 2-3 बंदा मेरे पास आया, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों बोल रहा है कि ये बैग मेरा है मुझे दे दो, ये बैग मेरा है मुझे दे दो, ठीक है। अब आपको तो पता नहीं, ठीक है, कि किसका बैग है और किसका रियल इंटरेस्ट है उस बैग पर, समझ रहे हो। तो ऐसे परिस्थिति में आप कोर्ट के पास जाते हो ये डिटरमाइन करने के लिए कि आप ये बताइए कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर, पैसा पर कौन राइटफुल ओनरशिप रखता है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि कौन असली मालिक है। तो ये जब किसी प्रॉपर्टी पर 2-3 बंदा मालिकाना हक जताए, ठीक है, और आपको ना पता हो, तो ऐसे परिस्थिति में इंटर प्लीडर सूट फाइल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मींट बाय मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टी। मिस ज्वाइंडर का मतलब क्या होता है, आपको पता है, वर्ड में ही लिखा हुआ है मिस ज्वाइंडर, मतलब गलती से ज्वाइन कर दिया गया, उसकी जरूरत नहीं थी कोर्ट में, ये मैटर में, लेकिन फिर भी आपने उसका नाम घसीट लिया उस सूट में। तो ऐसे बंदे को कोर्ट वापस निकाल देता है, ठीक है, जिसका रहना ना रहना की जरूरत नहीं है, तो उसको बोला जाता है मिस ज्वाइंडर। किसी पार्टी को गलती से ऐड कर देना किसी सूट में, वो होता है मिस ज्वाइंडर। एक होता है नॉन ज्वाइंडर। नॉन ज्वाइंडर का मतलब क्या होता है कि जिसको जरूरी था ऐड करना, आपने उसी को ऐड नहीं किया, समझ रहे हो। ये दोनों हमेशा याद रखना। नॉन ज्वाइंडर का मतलब है कि जो पार्टी सूट में होना चाहिए आपने उसको ओमिट कर दिया, उसको ऐड ही नहीं किया, ठीक है। और मिस ज्वाइंडर का मतलब है जिसको आपको ऐड नहीं करना चाहिए आपने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। और एक होता है ज्वाइंडर। ज्वाइंडर का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी पे 5-6 प्लेंटिफ है, ठीक है, 5-6 दावा ठोकने वाला, और सामने जो रिस्पोंडेंट है वो भी 4-5 है, ठीक है। तो सबका सेपरेट सेपरेट केस तो देख नहीं सकता कोर्ट, ठीक है, जबकि मैटर सेम है, पार्टी पार्टी अलग अलग है लेकिन मैटर सेम है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट क्या करता है, ज्वाइंटर करता है, सब पार्टी को एक साथ ऐड करके और मैटर चला देता है, ठीक है। तो एक साथ ऐड करके क्या होता है, ऐसे में अलग अलग मामला नहीं चलाना पड़ता, ठीक है, कोर्ट का टाइम जाया होने से बच जाता है। एक ही झटके में सारे जो डिफेंडेंट होंगे, प्लेंटिफ होंगे, उसके फेवर में या अगेंस्ट में ऑर्डर पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ज्वाइंटर। ज्वाइंटर का एक लाइन में अगर बोलूं तो ज्वाइंटर का मतलब होता है कि अगर मैटर सेम है, ठीक है, और पार्टी है बहुत सारा कोई भी पार्टी हो सकता है, चाहे प्लेंटिफ हो ज्यादा, ठीक है, या डिफेंडेंट हो ज्यादा, तो कोर्ट क्या करता है, सबको एक ही सूट में ऐड कर देता है, ठीक है, ज्वाइन कर देता है और मामले को खत्म कर देता है, मतलब जो डिसीजन लेना होता है वो लेके सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है ज्वाइंटर। तो उम्मीद है आपको ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर समझाने में मैं सफल रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज जजमेंट, ठीक है। जजमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो जजमेंट क्या होता है, जजमेंट एक शॉर्ट ब्रीफ होता है, ठीक है, होता है डिक्री जैसा ही, ठीक है, लेकिन डिक्री क्या होता है एकदम डिटेल में होता है, ठीक है। जजमेंट क्या होता है, इन शॉर्ट होता है, मतलब एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो कोर्ट फुल रीजन के साथ नहीं देता, ठीक है, शॉर्ट में देता है, और वो किस ग्राउंड पे और क्या डिसीजन लेने वाला है बस उतना ही उसमें लिखा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, कोर्ट ने ये सुजीत और राजू का जो प्रॉपर्टी था उसमें फैसला सुनाया, ठीक है, तो कोर्ट ने कहा ये प्रॉपर्टी सुजीत को जाता है, ठीक है, ये हो गया जजमेंट। यहाँ पे राइट डिसाइड हो गया कि इस प्रॉपर्टी पे राइट सुजीत का बन रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें सुजीत का क्यों बन रहा है कुछ डिटेल नहीं है। तो जब यही फुल रीजन के साथ कोर्ट देगा तो वो देगा डिक्री, ठीक है, और डिक्री से पहले ही शॉर्ट में अगर कोर्ट अपनी बात रख रहा है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है जजमेंट। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जजमेंट पहले होता है कि डिक्री पहले होता है, तो हमेशा याद रखना सबसे पहले जजमेंट आता है, ठीक है, जो कि इन शॉर्ट होता है। उसी जजमेंट को फुल रीजन के साथ जब कोर्ट अपने ऑर्डर में लिखता है तो उसको बोला जाता है डिक्री, ठीक है, उसमें पूरा रहता है डिटेल के साथ,
समझ गए। तो नेक्स्ट है आपका हु इज द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ माइनर। ठीक है, सीपीसी के अंदर आप लोगों को पता होगा कि वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो 18 साल से नीचे का बच्चा होता है वो कोई भी सूट इनिशिएट नहीं कर सकता, ठीक है, या कोई वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो माइनर है। ठीक है, तो ये जो सीपीसी है ये बोलता है कि अगर किसी बच्चे को किसी के ऊपर केस करना होगा तो क्या कर सकता है? तो वो बच्चा तो केस नहीं कर सकता क्योंकि वो माइनर है। ठीक है, तो उस माइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी ऐसा बंदा जो 18 साल से ऊपर का हो और बच्चे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, ठीक है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे मनुष्य को, प्राणी को आप बोल सकते हैं कि वो नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ माइनर है। ठीक है, मतलब बच्चे का दूसरा दोस्त, ऐसा अगला दोस्त, ठीक है, उसको नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ माइनर बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एक्स पार्टे डिक्री। अभी मैंने आप लोगों को बताया था एक्स पार्टे का मतलब होता है जब कोई दूसरा बंदा, दूसरा पार्टी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट जो बंदा हाजिर है उसके फेवर में जजमेंट दे देता है। ठीक है, उसको बोला जाता है एक्स पार्टे। एक्स पार्टे का मतलब एक लाइन में एक पक्ष को सुन के जो फैसला लिया जाता है वो एक्स पार्टे कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज अ डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर कौन होता है? तो आपको नाम में ही पता चल रहा होगा, जो डिक्री को होल्ड करेगा। तो डिक्री को होल्ड कौन करेगा? जो कोर्ट में विनर होगा, जिसने कोर्ट जिसके फेवर में डिक्री पास किया, ठीक है, जिसके फेवर में जजमेंट पास किया, वही तो होगा ना डिक्री होल्डर। तो यही होता है, तो इसी को बोलते हैं डिक्री होल्डर, जो कोर्ट में जीतता है, ठीक है, या जो कोर्ट में डिक्री होल्ड करता है, या जिसके फेवर में कोर्ट अपना ऑर्डर पास करता है, उसे बोलते हैं डिक्री होल्डर। ठीक है, जो डिक्री को होल्ड करेगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इवेसिव डिनायल। ठीक है, आपको पता होगा डिनायल का मतलब क्या होता है? नकार देना। ठीक है, जैसे एग्जांपल फॉर, मैंने अपने सूट में कहा था मैं सुजीत हूँ, मेरा प्रॉपर्टी मलाड में है, राजू को भाड़े पे दिया था। ठीक है, अब राजू मेरा रूम खाली ही नहीं कर रहा है, ठीक है, और न भाड़ा दे रहा है। तो मैंने कोर्ट में कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, मैंने राजू को इतने तारीख को भाड़े पे दिया था। कितने तारीख को? 1 जून 2025 को। ठीक है, मैंने कोर्ट में पूरा फैक्ट रख दिया। अब सामने वाले को ये होना चाहिए कि मेरे फैक्ट को डिनाई करे। ठीक है, कि राजू ने तुमको भाड़े पे दिया था, तो आप बोलो नहीं राजू ने भाड़े पे नहीं दिया था। ठीक है, राजू को आप 5,000 भाड़ा दे रहे थे, आप बोलो कि 5,000 भाड़ा नहीं दे रहा था, या आप बोलो कि हाँ दे रहा था। तो डिनायल का मतलब होता है आप या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। ठीक है, उसमें लॉन्ग लपेट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा बोलो कि नहीं सुजीत ने 1 तारीख को भाड़े पे नहीं दिया था मुझे, वो शायद 3 तारीख था, नहीं 1 तारीख को नहीं था सर, 3 तारीख को था, तो आप क्या कर रहे हो? इवेसिव डिनायल कर रहे हो। इवेसिव डिनायल का मतलब जो आपको डिनायल करना है, जो भी एलिगेशन लगाया आपके ऊपर, आप स्ट्रिक्टली उसको डिनाई करो। ठीक है, आप घुमा फिरा के अगर डिनाई करते हो या अनक्लियर रिस्पॉन्स देते हो कोर्ट में, तो कोर्ट को लगता है कि आप ज्यादा होशियार बन रहे हो। ठीक है, और कोर्ट फिर आपकी बात न सुन के सामने वाली की बात सुन लेगा। ठीक है, तो कोर्ट में आपसे जो पूछा जाए सिर्फ आपको उसका जवाब देना है, आपको अपने हिसाब से जवाब नहीं देना है। तो कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इवेसिव डिनायल का मतलब क्या होता है? एक पार्टी कोई कोर्ट में फैक्ट रखता है, ठीक है, तो आप सीधा डिनाई करो। तुमने पैसा लिया था 5,000, हाँ मैंने 5,000 लिया था। इतने तारीख को लिया था? नहीं इतने तारीख को नहीं। सीधा हाँ या ना में जवाब दो। ये क्या बात हुआ? 5,000 नहीं सर, वो 3,500 था। ठीक है, तुमने 5,000 लिया था या नहीं लिया था? तुमसे सिर्फ ये पूछा गया है तो तुम सिर्फ वो बोलो। अब वो 4,000 लिए थे, 3,000 लिए थे, वो बाद का सवाल है, उसमें देखेंगे। ठीक है, इतने तारीख को मैंने फैक्ट में लिखा कि मैंने 1 तारीख को जनवरी में 2025 में दिया उसको। ठीक है, अब वो अपने इसमें लिख रहा है कि नहीं 1 तारीख नहीं, वो 7 तारीख था और फरवरी में था। अरे तुमको दिया या नहीं दिया सिर्फ ये बताओ ना, तारीख क्या था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो आपसे पूछा जाए बस उसी को आपको जवाब देना है, कोई अनक्लियर रिस्पांस देने की जरूरत नहीं है। इससे कोर्ट को लगता है कि आप ज्यादा होशियार बन रहे हो। ठीक है, और ऐसे में कोर्ट आपकी बात न सुन के
जो सामने वाले में ने तथ्य रखा है, कोर्ट उसी को सच मानेगा। समझ रहे हो? तो ये होता है इवेसिव डिनायल, मतलब ज्यादा ओवर स्मार्ट वाला डिनाई करना। समझ गए? तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होता है? ठीक है, जब कोई एक देश का कोई कोर्ट हो, एग्जाम्पल फॉर भारत का ये है कोर्ट है, ठीक है। अब भारत के कोर्ट में कोई ऐसा मैटर आया है जिसमें विटनेस जो है किसी फॉरेन कंट्री का है, ठीक है, मान के चलिए अमेरिका का है। तो भारत का कोर्ट जो है अगर उस विटनेस को बुलाना हो या उस विटनेस से स्टेटमेंट लेना हो, तो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भारत का कोर्ट अमेरिका के कोर्ट को भेज सकता है कि मुझे इस बंदे का विटनेस चाहिए, ठीक है, या मुझे इस मैटर में आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि वो जो बंदा है या वो जो एविडेंस है वो आपके जुरिस्डिक्शन में पड़ता है, ठीक है। तो क्या है, वर्ड में ही लिखा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। आप एक लेटर लिखते हो, उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे इस चीज में हेल्प चाहिए, चाहे विटनेस का स्टेटमेंट लेना हो या कोई ऐसा एविडेंस है जो अमेरिका के किसी पर्टिकुलर घर में है, ठीक है। तो वहां पे उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है ना, तो इसीलिए हम उनसे हेल्प के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। तो एक कंट्री का कोर्ट दूसरे कंट्री के कोर्ट से जब कोई लीगल हेल्प चाहिए होता है उनको, ठीक है, तो वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट उनको भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्रिसेप्ट। ठीक है, प्रिसेप्ट का मतलब क्या होता है, भारत के अंदर ही कोई एक कोर्ट, ठीक है, जब दूसरे कोर्ट से कोई हेल्प लेता है, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी को सीज करना हो, ठीक है, या कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको अटैच करना हो, कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं है, ठीक है, दूसरे कोर्ट के जुरिडिक्शन में है, तो वो कोर्ट जो है सामने वाले कोर्ट को एक प्रिसिप्ट भेजता है कि भाई मेरे यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी मेरे अंडर नहीं है, आपके अंडर है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी वो बंदा बेच के भाग जाएगा क्योंकि मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, तो आप मुझे एक हेल्प करो, वो प्रॉपर्टी आप अपने लेवल पर उसको अटैच करवा लो, सीज करवा लो, ठीक है, तो वो होता है प्रिसिप्ट। समझ रहे हो? तो एक ये फॉर्मल ऑर्डर होता है प्रिसिप्ट, जो एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को ये इंस्ट्रक्शन देते हुए भेजता है कि भाई आपके जुरिस्डिक्शन में ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो मेरे कोर्ट के, ठीक है, जजमेंट डेप्टर का है, तो आप उस प्रॉपर्टी को सीज कर लीजिए, ठीक है। एक आप यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, जजमेंट डेब्टर और जजमेंट क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, प्लस वाला, मतलब जीतने वाला, ठीक है, तो जो जिसके फेवर में जजमेंट आता है वो जजमेंट क्रेडिटर होता है, और जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आता है वो जजमेंट डेब्टर होता है, ठीक है। तो अगर किसी जजमेंट डेब्टर का कोई प्रॉपर्टी कहीं स्थित है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि वो बेच के भाग जाएगा, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, सामने वाले कोर्ट को एक इंस्ट्रक्शन लेटर भेज देगा जिसको फॉर्मल ऑर्डर बोलते हैं, और उसी का लीगल नाम है प्रिसिप्ट, ठीक है, जिसके आधार पर वो सामने वाला कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा। समझ रहे हो? तो ये होता है प्रिसिप्ट। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर इशू। इश्यूज का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब होता है विवादित तथ्य, जहां से विवाद शुरू हुआ है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा डिस्प्यूटेड पॉइंट ऑफ फैक्ट या लॉ जो किसी प्लीडिंग में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल फॉर, मैंने सूट फाइल किया था कि मलाड का प्रॉपर्टी मेरा है, ठीक है, और सामने वाला राजू है वो बोल रहा है ये प्रॉपर्टी मेरा है, ठीक है, तो अब वो प्रॉपर्टी किसका है, मेरा है या उसका है, ये इशू हो गया, ठीक है। तो विवादित तथ्य जो होते हैं उसको इशू कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मीन्ट बाय प्लीडिंग। प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, प्लीड करना। प्लीड का मतलब अपनी बात रखना। तो जब आप कोर्ट में अपनी बात रखते हो तो उसको प्लीडिंग कहा जाएगा। तो प्लेंटिफ जब अपनी बात रखता है तो किसके जरिए रखता है, प्लेंट के जरिए रखता है, बराबर। और डिफेंडेंट जब अपनी बात रखता है कोर्ट में तो वो किसके जरिए रखता है, रिटन स्टेटमेंट के जरिए। तो प्लेंटिफ का प्लेंट और डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, प्लीडिंग कहलाएगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बातें कोर्ट को बता रहे हैं, किस फॉर्म में, प्लेंटिफ प्लेंट के फॉर्म में और डिफेंडेंट
रिटन स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो यही होता है आपका प्लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंडोनेशन ऑफ डीले। ठीक है, कंडोनेशन ऑफ डीले का मतलब होता है डीले के लिए माफी चाहिए। ठीक है, ये मान के चलिए अभी मैंने आप लोगों को जब सीपीसी पढ़ाया था तो सीपीसी मैंने आपको बताया था कि कोई भी बंदा जब जिसको कोर्ट के द्वारा समन मिलता है, ठीक है, मतलब डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट को जब कोर्ट समन भेजता है तो कितने दिनों की वैलिडिटी होती है? 30 दिनों की। ठीक है, अब 30 दिनों में आप नहीं जा पाए, ठीक है, और आप जो है 60 दिनों बाद गए कोर्ट में, तो कोर्ट बोलेगा भाई 30 दिन का ही टाइम था, आप 60 दिन में क्यों आए? हम आपका रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लेंगे, आपका रिप्लाई नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने लिमिटेशन क्रॉस कर दिया है। तो आप उस परिस्थिति में क्या करोगे? आप कोर्ट को ये बताओगे कि आप क्यों 30 दिन में नहीं आए। ठीक है, और आप अपने सफिशिएंट कॉज, मतलब जिसके कारण आप नहीं आ पाए थे, वो कोर्ट में जो है प्रोड्यूस करोगे। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये जो रीजन है वो सफिशिएंट है, तो कोर्ट आपको जो है अपना रिप्लाई फाइल करने का मौका देगा। इसी को बोला जाता है कंडोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, देरी के लिए माफी। तो कोर्ट आपको माफ कर देता है, अलाउ कर देता है कि ठीक है भाई आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें। ठीक है, तो ये होता है। तो जब कभी भी आप मैटर में, सिविल मैटर में अपियर होते हो, ठीक है, और आप अपना जो है मतलब बहुत दिनों बाद आते हो, आपका टाइम खत्म हो जाता है लिमिटेशन, ठीक है, तो आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन लगाते हो कंडोनेशन ऑफ डिले का। ठीक है, कि देरी हो गया उसके लिए माफीनामा। अगर कोर्ट को आपके माफीनामे के आधार पर जो आपने कॉज बताए हैं, रीजन बताए हैं, अगर लगता है कोर्ट को कि नहीं आपका रीजन जो है सफिशिएंट है, तो आपके कंडोनेशन ऑफ डिले के एप्लीकेशन को स्वीकार करके आपको बोलने का मौका मिलेगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं आप जो है आपके पास कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है डिले का, तो कोर्ट आपके कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपके अगेंस्ट जो है एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिजेक्शन ऑफ सूट। सूट को रिजेक्ट करना कब होता है? सूट रिजेक्शन, तो सूट तब रिजेक्ट होता है जब आप सूट में कुछ कमियां कर दिए हो। ठीक है, मैंने सूट फाइल किया, अब मैंने सूट में डिफेंडेंट का कोई एड्रेस ही नहीं लिखा, नाम ही नहीं लिखा, मैंने सिर्फ अपनी कहानी लिख दी है, तो कोर्ट किसको समन भेजेगा? जब उसमें किसी का नाम ही नहीं लिखा है तो कोर्ट समन किसको भेजेगा? तो कोर्ट को क्या लगेगा? आप कोर्ट के साथ टाइम पास करने आए हो। समझ रहे हो? आपने कोई सूट फाइल किया लेकिन आपने उसमें इशू ही नहीं लिखा कि विवाद क्या है, आपने पूरा स्टोरी लिख दिया लेकिन आपको रिलीफ क्या चाहिए आपने वही नहीं लिखा है, तो कोर्ट को क्या लगेगा? आप कोर्ट में टाइम पास करने आए हो। तो ऐसा कोई चीज जो लॉ में, जो सूट में होना ही चाहिए, फंडामेंटल है वो, और आपने वो नहीं लिखा है, फंडामेंटल डिफेक्ट कर दिया है उस सूट में, तो कोर्ट क्या करेगा? आपके सूट को रिजेक्ट कर देगा, डिसमिस कर देगा। ठीक है, तो यही होता है रिजेक्शन ऑफ सूट। अब माइनर मिस्टेक के लिए नहीं होगा। ठीक है, मान के चलिए मैंने डिफेंडेंट का पूरा एड्रेस लिखा, ठीक है, लेकिन उसमें मैंने उसका पिन कोड नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोर्ट डिसमिस कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। नहीं, माइनर मिस्टेक के लिए नहीं है, फंडामेंटल डिफेक्ट के लिए है। फंडामेंटल डिफेक्ट का मतलब क्या? इशू आपको लिखना चाहिए था, क्या विवाद है, आपने विवाद ही नहीं लिखा। ठीक है, रिलीफ क्या चाहिए आपको, आपने रिलीफ ही नहीं लिखा। डिफेंडेंट कौन है आपको, आपने उसके बारे में ही नहीं लिखा। ठीक है, तो कोर्ट को क्या लगेगा? जो बुनियादी चीजें हैं जिसकी जरूरत है किसी सूट में, आप जब वही मिस कर दोगे तो कोर्ट को लगेगा कि आप कोर्ट में टाइम पास करने आए हो और कोर्ट आपके प्लेंट को, सूट को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट मेंशन एनी टू ड्यूटीज ऑफ कोर्ट रिसीवर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था जब कोर्ट किसी प्रॉपर्टी को अटैच करता है किसी सूट के हियरिंग के दौरान, ठीक है, जब कोर्ट को लगता है कि ये प्रॉपर्टी जो है सामने वाला बेच बाच के भाग जाएगा, तो कोर्ट क्या करता है? उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है। ठीक है, तो अब उस प्रॉपर्टी को सीज करने के बाद उस प्रॉपर्टी का देखभाल करने वाला तो चाहिए ना कोई। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करता है उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रखने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कोर्ट रिसीवर का ड्यूटी क्या होगा फिर? तो कोर्ट रिसीवर का ड्यूटी क्या होता है? सबसे पहला ड्यूटी ये होता है कि वो जो है उस प्रॉपर्टी का देखभाल अच्छे से करे, पहली ड्यूटी। दूसरा ड्यूटी ये है
कि अकाउंट सबमिट करे कि भाई उस प्रॉपर्टी से उसने कितना भाड़ा कमाया, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में उसका कितना खर्चा आया, लाइट बिल वगैरह सब भरा होगा ना उसने, समझ रहे हो, तो वो कितना आया, तो ये अकाउंट सबमिट करना पहला ड्यूटी होता है, ठीक है। दूसरा ड्यूटी होता है कि उसका भाई उस प्रॉपर्टी का देखभाल सही से करे, कोई नुकसान ना हो। और तीसरा ड्यूटी ये होता है कि अगर कोर्ट ने आपको कोर्ट रिसीवर बनाया है तो आप अपना जो है सिक्योरिटी कोर्ट में जमा करो। क्या पता आपको कोर्ट से वो प्रॉपर्टी दे दे और आप ही प्रॉपर्टी लेके भाग जाओ, तो बेच के भाग जाओ, तो ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको भी सिक्योरिटी अमाउंट कोर्ट में जमा करना होता है या सिक्योरिटी के तौर पर कोई भी पेपर जमा करना होता है, ठीक है। तो यही है यहाँ पे फर्निश सिक्योरिटी, और दूसरा है सबमिट अकाउंट, और तीसरा होता है उस प्रॉपर्टी को अच्छे से मैनेज करना। ये ड्यूटी है कोर्ट रिसीवर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मींट बाय कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है जिस फैक्ट के आधार पर आपने सूट फाइल किया है, किसके ऊपर? डिफेंडेंट के ऊपर, ठीक है। मतलब एक्शन लेने का कारण। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या? एक्शन लेने का कारण क्या है? तो आपको किसी न किसी तरीके से तो सामने वाले से प्रॉब्लम हुआ रहेगा ना, जिसके कारण आप उसके ऊपर केस कर रहे हो, तो वही कारण जो होता है उसको कॉज ऑफ एक्शन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मींट बाय स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट का मतलब क्या होता है? सूट को स्टे कर देना, रोक लगा देना, ठीक है। कब हो सकता है? तो मैंने आप लोगों को शायद आप लोगों को बताया या नहीं, दूसरे लेक्चर में बताया होगा। यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है रेस जुडिकाटा, ठीक है, और एक होता है रेस सबजुडाइस, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। एक होता है रेस जुडिकाटा, ठीक है, और एक होता है रेस सब जुडाइस, ठीक है, सब जुडाइस। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है सेम फैक्ट सेम पार्टी, ठीक है। अगर किसी कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो आप दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते। गॉट इट? एक होता है रेस सबजुडाइस, ये दूसरा है। रेस सबजुडाइस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा मामला जिसमें पार्टी सेम हो, ठीक है, और मैटर भी सेम हो, और किसी कोर्ट में मैटर जो है पेंडिंग है, मतलब चल रहा है, अभी फैसला नहीं हुआ है, तो भी आप उस मैटर को कहीं और लेके नहीं जा सकते। इस दोनों परिस्थिति में, ठीक है, चाहे फैसला हो गया है तब आप किसी और कोर्ट में गए हो, या मैटर किसी कोर्ट में पेंडिंग है तब आप गए हो, तो कोर्ट आपके सूट को स्टे लगा देगा, ठीक है। स्टे का मतलब रोक लगा देगा उस पर। क्यों? क्योंकि आपका मैटर किसी और कोर्ट में तो ऑलरेडी चल रहा है, तो आप दूसरे कोर्ट में कैसे आ सकते हो? इसीलिए कोर्ट उस मैटर को स्टे लगा देता है, तो इसी को बोला जाता है स्टे ऑफ सूट। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगला है व्हाट इज एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग, ठीक है। एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी मामला है, ठीक है, और आपको लगता है कि आज किसी भी कारण से, ठीक है, आज आप उस मैटर को डील नहीं कर सकते हैं, तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन करते हो कि भाई इस मैटर को आज के लिए एडजर्न कर दिया जाए और कोई एक नया तारीख दे दिया जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट, मतलब उस मैटर को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देना, ठीक है। जैसे आपका वकील बीमार है तो आर्ग्यूमेंट कौन करेगा? कोई नहीं है, तो एक तारीख दे दीजिए, अगला हमारा वकील आएगा तो कर लेगा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। पार्टी नहीं है, गांव गया है, तो एक शॉर्ट डेट दे दीजिए, वो गांव से आ जाएगा तो मैटर चलेगा, ठीक है। तो ऐसे परिस्थितियों में कोर्ट जो है आपको एडजर्नमेंट दे देता है, वही होता है एडजर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अबेटमेंट ऑफ सूट। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट कर देना, ठीक है, मामले को। मामला टर्मिनेट कब हो जाता है? कोई भी केस अबेट कब होता है? अबेट का मतलब खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना। कब होता है? जब कोई आपने सूट फाइल किया हो और उस सूट का, आप लोगों को बताया था मैंने कि अगर कोई पार्टी है जिसने सूट फाइल किया था और वो बंदा मर गया, ठीक है, तो अब कोर्ट में वो आएगा नहीं। अगर उसका ये वकील कोर्ट में ये न बताए कि सर ये बंदा मर चुका है इसीलिए नहीं आ रहा है, तो कोर्ट को पता ही नहीं चलेगा, और कोर्ट को पता नहीं चलेगा तो कोर्ट क्या समझेगा कि भाई इस बंदे का अब इंटरेस्ट नहीं रहा है सूट में, सूट खत्म करो, यहीं से टर्मिनेट कर दो, खत्म कर दो सूट को, ठीक है। तो अगर आपका जो वकील है कोर्ट में अगर वो नहीं बताता है
कि ये बंदा शादी हो गया इसीलिए नहीं आ रहा है, या इंसॉल्वेंट हो गया इसीलिए नहीं आ रहा है, या वो बंदे का जो है डेथ हो गया है इसीलिए नहीं आ रहा है, तो कोर्ट को अगर नहीं पता है इसके बारे में तो कोर्ट उस मामले को अबेट कर देगा। ठीक है। अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वकील बोल सकता है कोर्ट में कि सर इसका ये बेटा है, इसको हम टेकन ऑन बोर्ड लेते हैं, मतलब मैटर के ऊपर इसका भी अब नाम होना चाहिए, तो फिर कोर्ट उसके बाप के जगह पे उसका नाम ऐड कर देगा। ठीक है। अगर आपने नहीं बताया तो कोर्ट उस मामले को अबेट कर देगा, सस्पेंड कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो यही होता है अबेटमेंट ऑफ सूट। नेक्स्ट है हु इज एन इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन का मतलब क्या होता है? पॉपर पर्सन। पॉपर का मतलब क्या? ऐसा कोई बंदा जिसके पास फाइनेंशियली कैपेसिटी नहीं है कोई सूट इंस्टीट्यूट करने का। ठीक है। तो ऐसे मामले में कोर्ट जो है उस बंदे को अपना वकील देता है। ठीक है। और जो है उसका केस आगे बढ़वाता है। तो ऐसा कोई पुअर पर्सन, गरीब आदमी जो लीगल एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसे बंदे को इंडिजेंट पर्सन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु इज जजमेंट क्रेडिटर। जजमेंट क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? जिसके फेवर में जजमेंट आया हो। जिसके अगेंस्ट आता है वो जजमेंट डेब्टर हो जाता है। सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो जजमेंट जिसके फेवर में आता है वो क्रेडिटर होगा और जिसके अगेंस्ट आता है वो डेब्टर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th क्वेश्चन है हमारा क्या, किधर गया, हाँ, व्हाट इज वारंट ऑफ अटैचमेंट। वारंट ऑफ अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी बंदा, ठीक है, कोर्ट में ये जो है मैटर चला रहा है और कोर्ट को लगता है कि ये बंदा इस प्रॉपर्टी को बेच के भाग जाएगा और कोर्ट को जो है सामने वाले को देने के लिए अमाउंट ही नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है वारंट ऑफ अटैचमेंट इश्यू करता है और सामने वाले प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है, अटैच करवा लेता है, ताकि जब वो बंदा हारे, ठीक है, तो जिसको वो मामला जाना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ समझ लो, जैसे मान के चलिए मेरा प्रॉपर्टी था मलाड में, राजू को भाड़े पे दिया था और राजू जो है मेरा रूम भी खाली नहीं कर रहा था और घर भी नहीं दे रहा था। ठीक है। और भाड़ा भी नहीं दे रहा था। तो वो मैंने कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया फाइल। अब मुझे लग रहा था कि राजू जो है वो घर बेच के भाग जाएगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, घर भी मेरा, भाड़ा भी मेरा आना चाहिए, लेकिन वो बेच के भाग जाएगा तो कुछ मिलेगा क्या? मुझे नहीं मिलेगा ना। तो ऐसी परिस्थिति में मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप उस प्रॉपर्टी को सीज कर ले, नहीं तो वो बेच देगा तो मेरा जो नुकसान भरपाई है कहां से लाऊंगा मैं। ठीक है। तो कोर्ट ऐसे में वारंट ऑफ अटैचमेंट इश्यू करता है और उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है। ठीक है। कब तक सीज रहेगा? जब तक वो जजमेंट पास नहीं हो जाता। समझ रहे हो? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, व्हाट इज सूट इंस्टीट्यूटेड, सॉरी, हाउ इज सूट इंस्टीट्यूटेड। सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है? तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को, सबसे पहले तो सूट जो ये सबसे पहले डिस्प्यूट अराइज होना चाहिए। ठीक है। डिस्प्यूट अराइज होने के बाद जो है जो प्लेंटिफ है जिसके साथ डिस्प्यूट हुआ है वो बंदा प्लीडर अपॉइंट करेगा। ठीक है। प्लीडर अपॉइंट करने के बाद वो प्लीडर से एक प्लेंट बनवाएगा। प्लेंट का मतलब क्या? उनका जो भी कंप्लेंट है, एलिगेशन है, वो एक प्रॉपर पेपर में बनवाएगा वकील से। ठीक है। इसके बाद जो है उसका वकील जुरिस्डिक्शन देखेगा कि किस कोर्ट में इसका जो है मामला जा सकता है। इसके बाद जो है उसका वकील उस सूट को कोर्ट में इंस्टीट्यूट करेगा। इंस्टीट्यूट करते समय कुछ कोर्ट फीस होता है वो भरना होता है। इसके बाद कोर्ट का जो जेसी होता है वो वेरीफाई करता है कि ये मामला जो है जेन्युइन है या नहीं है, प्लेंटिफ जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है। ये होने के बाद जो है उसके सूट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और एक नंबर मिलता है। उस नंबर के साथ एक डेट भी मिलता है कि ये मामला आपका अगले तारीख को इतने तारीख को रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका सूट इंस्टीट्यूशन। इसके बाद आपका तारीख पे तारीख चलता रहेगा। तो ये था हमारा 25वां सवाल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ये हो गया 25वां सवाल। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सेट ऑफ। ठीक है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? मान के चलिए मैंने आपके ऊपर केस किया, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि भाई, मैंने कोर्ट में बोला कि सर जी ऐसा सीन है, मेरा ना सुजीत के ऊपर 10,000 रुपए बन रहा है। ठीक है। मैंने कोर्ट में केस कर दिया। अब सामने वाला जो है कोर्ट में ये बोलता है
कि भाई ये जो 10,000 क्लेम कर रहा है इसके ऊपर मेरे एक घर में वो बंदा रह रहा है, ठीक है। अब वो मेरा घर खाली करेगा तो मैं उसको 10,000 दे दूंगा। तो जब कोई बंदा कोई क्लेम करता है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट सामने वाला उससे ज्यादा का क्लेम कर देता है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है दोनों को सेटल करने के लिए बोलता है कि भाई अपने अपने जो आप इसका घर दे दो, ये आपको 10,000 दे देगा, मामला खत्म कर लो, ठीक है। तो इसे बोला जाता है सेट ऑफ करना। हमेशा याद रखना, जब कोई अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर अमाउंट क्लेम कर रहे होगे या कोई पर्टिकुलर घर आप क्लेम कर रहे होगे, ठीक है, अगर उस घर से सामने वाला जो है आपके ऊपर डबल का, ठीक है, या उससे ज्यादा का डिमांड करता है, ठीक है, तब कोर्ट उस परिस्थिति में जो है बोलता है कि आप लोग सेट ऑफ करके मामला खत्म कर लो, ठीक है। जब उससे कम का रहेगा तो कम का क्या होगा, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मैं प्लेंटिफ हूं, ठीक है, मैंने क्लेम किया कि सर मेरा ना राजू के ऊपर 10,000 बनता है और वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। राजू कोर्ट में बोलता है कि सर सुजीत ने भी मेरे से 2,000 लिया था, वो भी नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे राजू मेरा 10 लिया है, ठीक है, लेकिन मैंने उससे सिर्फ 2 लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट बोलेगा, यहाँ पे राजू ने 10,000 क्लेम किया और मैंने 2,000 क्लेम किया, मैंने राजू से कितना कम किया, 8,000, ठीक है। तो जब आप कोई अमाउंट कम क्लेम करते हो तो उसमें होता है आपका ये उसको कहा जाता है काउंटर क्लेम करना, ठीक है। हमेशा याद रखना, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ में फर्क ये है कि काउंटर क्लेम में सामने वाला कम अमाउंट क्लेम करता है, ठीक है, और सेट ऑफ में सामने वाले का जो अमाउंट होता है आपसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब ज्यादा होता है तो सेट ऑफ होता है, कम होता है तो काउंटर क्लेम कहलाता है। काउंटर क्लेम में भी कोर्ट जो है यही बोलता है कि आप दोनों आपस में बांट के खत्म कर लो मामला, ठीक है। ऐसा जैसे मैंने क्लेम किया राजू 10,000 लिया है और वो बोलेगा कि सर सुजीत ने 2,000 लिया था, तो कोर्ट बोलेगा कि भाई तुम 2,000 इसको दो, तुम 8,000 इसको दे दो, मामला खत्म करो, ठीक है। तो ऐसा, तो काउंटर क्लेम का मतलब सामने वाला जो है आपसे कम अमाउंट क्लेम करेगा, और सेट ऑफ का मतलब सामने वाला आपसे बहुत ज्यादा का क्लेम करेगा, ठीक है। तो या वो क्लेम आपके, जैसे आपने मॉनेटरी क्लेम किया है, सामने वाला प्रॉपर्टी के तौर पे क्लेम करेगा, तो कुछ ऐसा क्लेम जो आपसे ज्यादा हो तो वो सेट ऑफ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु इज गार्निशी। गार्निशी का मतलब क्या होता है, एक इजी एग्जांपल से समझो। मान के चलिए मैंने राजू को 10,000 रुपए दिया था, ठीक है। अब राजू मेरा 10,000 नहीं दे रहा है और मुझे मालूम है कि राजू जो है ये किशोर सर के ऑफिस में काम करता है, ठीक है। तो किशोर सर को मैं कोर्ट में फाइल करूंगा सूट कि सर राजू मेरा 10,000 नहीं दे रहा है और राजू जो है किशोर सर के ऑफिस में काम करता है। तो आप जो है एक ऑर्डर पास कीजिए कि जो राजू का ये है कंपनी का मालिक अशोक, उसको बोलिए कि भाई तुम राजू को उसके सैलरी में हर महीने 2,000 काट लेना, ठीक है, और तुम सिर्फ उसको 8,000 देना और 2,000 जो है राजू का सुजीत को दे देना, ठीक है, 5 महीने तक। तो राजू का जो कर्जा था सुजीत को मिल भी जाएगा और राजू को फर्क भी नहीं पड़ेगा और आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज रिव्यू एंड रिवीजन। रिव्यू और रिवीजन क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था। रिव्यू का मतलब क्या होता है, पुनः विचार करना। जब कोई मैटर किसी कोर्ट में हो और उस कोर्ट के किसी डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है, तो आप उसी कोर्ट को बोल सकते हो कि सर आपने यहाँ पे कहीं पे एरर तो किया है, ठीक है, क्योंकि ये फैसला मेरे पक्ष में आने वाला था और ये मेरे अगेंस्ट आ गया है। तो कोर्ट क्या करेगा, अगर आपके रीजन में दम होगा, ठीक है, तो कोर्ट उस मैटर को वापिस से रिव्यू करेगा। तो रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विचार करना। अपने ही डिसीजन को उसी कोर्ट के द्वारा जब वापिस से जुडिशियरी मतलब वापिस से विचार किया जाता है उस ऑर्डर पर, तो उसको बोला जाता है रिव्यू, ठीक है। रिवीजन का मतलब क्या होता है, लोअर कोर्ट के किसी ऐसे ऑर्डर पर जहाँ पे कोई ऐसा मतलब क्या बोलते हैं
जुरिस्डिक्शनल एरर हो, ठीक है, या कहीं पे ऐसा मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ हो, तो ऐसे मामले में आप ऊपर के कोर्ट में रिवीजन में जा सकते हैं कि सर यहाँ पे देखिए कोर्ट ने इरेगुलरिटी किया है या इलीगली डिसीजन लिया है, या ऐसा कोई मतलब जुरिस्डिक्शन था जिसको इन्होंने एक्सीड कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे मामले में आप लोअर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हायर कोर्ट में जा सकते हैं। समझ गए। एग्जाम्पल फॉर रिवीजन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रिवीजन का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास 3 साल तक का सजा देने का अधिकार है, ठीक है, और उन्होंने किसी मैटर में 4 साल दे दिया, तो अब आप वो ऑर्डर सहोगे? नहीं सह सकते ना, क्योंकि भाई तुम्हारे पास 3 साल तक का ही था अधिकार, तुम 4 साल कैसे दे दिए? तो आप उस ऑर्डर को रिवीजन में जाके चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि उन्होंने जुरिस्डिक्शन उनका जो था वो भी उन्होंने एक्सीड कर लिया है। समझ गया। तो ये होता है आपका रिव्यू एंड रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज जजमेंट डेप्टर? तो मैंने बोला था ना आपको, जजमेंट डेप्टर कौन होता है? जजमेंट डेप्टर वो होता है जो जजमेंट हार गया हो, जिसके अगेंस्ट आया हो जजमेंट, ठीक है, तो वो होता है जजमेंट डेप्टर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री? मैंने ये भी बोला था आपको, जब कोर्ट डिक्री या ऑर्डर पास करता है, डिग्री ही पास करता है, ऑर्डर तो एग्जीक्यूट नहीं कराना होता। जब डिग्री पास होता है कोर्ट के द्वारा लास्ट में, तो उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। क्यों कराना पड़ता है? मान के चलिए मेरे केस में राजू जो है मेरा प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा था, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये प्रॉपर्टी सुजीत का है, खाली करो, ठीक है। अब कोर्ट ने डिग्री तो पास कर दिया कि ये प्रॉपर्टी सुजीत का है इसीलिए खाली करना है, लेकिन राजू खाली ही नहीं कर रहा, तो अब क्या होगा? अब मेरे डिग्री को एग्जीक्यूट कराया जाएगा। मतलब कोर्ट जो है हो सकता है पुलिस वाले को भी भेज दे और बोलेगा कि भाई इसको जो है इसका घर दिलवाओ, राजू को खाली करवाओ वहां से, तो उसको बोला जाता है एग्जीक्यूट करवाना, मतलब उस ऑर्डर को इन्फोर्स कराना, ठीक है, उसे बोला जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय नेसेसरी पार्टी? तो नेसेसरी पार्टी का मतलब क्या? अभी हमने पढ़ा था नॉन ज्वाइंडर वाला। नॉन ज्वाइंडर का मतलब क्या? जो पार्टी जरूरी है आपने उसको ऐड नहीं किया। तो जरूरी पार्टी कौन होता है? जो उस सूट से रिलेटेड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, मैं हूं प्लेंटिफ, ठीक है, मैंने सूट फाइल किया राजू के खिलाफ। अब राजू के खिलाफ मैंने फाइल किया, तो मैंने राजू का नाम ही नहीं लिखा, मैंने राजू के बदले उसके चचा का नाम लिख दिया या उसके भतीजा का नाम लिख दिया या कुछ भी ऐसा लिख दिया, लेकिन मैंने राजू का नाम नहीं लिखा, जबकि उस मैटर में नेसेसरी पार्टी कौन था? राजू था, ठीक है। तो अगर राजू नहीं रहेगा और मैं सूट में और कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा, तो ये ऑर्डर जायज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कब्जा किया था वो किया था राजू ने, ठीक है, राजू को बताया ही नहीं गया, ठीक है, कि भाई तुम इस मामले में पार्टी हो, तुमको अपना डिफेंस रखना है तो रखो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो अब ऐसा अगर कुछ डिसीजन नहीं लिया गया, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि वो ऑर्डर या जजमेंट वैलिड होगा, इफेक्टिव होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक किसी सूट में जो पार्टी नेसेसरी है, जरूरी है, अगर उस पार्टी का आपने सूट में नाम नहीं दिया है, ठीक है, जिक्र नहीं किया है, उसको बोलने का मौका नहीं मिला है, तो वो सूट जो है, जो भी ऑर्डर आया हो, वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो यही होता है नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी का मतलब जिसके बिना कोर्ट का ऑर्डर अधूरा है, ठीक है, वैलिड ही नहीं हो सकता है, जो बहुत जरूरी है उस मैटर के लिए, ठीक है, तो वो होता है नेसेसरी पार्टी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज गार्निशी नोटिस? ठीक है, तो गार्निशी नोटिस वही है, ठीक है, जो कंपनी को कोर्ट भेजता है। क्या भेजता है? गार्निश कौन भेजता है? कोर्ट भेजता है। किसको? उस कंपनी के मालिक को, कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तुम्हारा एक बंदा है, स्टाफ है, ठीक ना, ठीक है, जो मेरे एक क्लाइंट से, जो अभी कोर्ट में आया है, मेरे एक मतलब जो मेरे तो नहीं बोल सकते, उसको क्या बोल सकते हैं, कि भाई मेरे कोर्ट में एक मामला आया है जिसमें तुम्हारा जो स्टाफ है वो किसी से पैसा लेके भाग गया, ठीक है, तो मैं तुमको ये नोटिस दे रहा हूँ कि अगर तुम उसको सैलरी पे देते हो, ठीक है, सैलरी देते हो हर महीने, तो तुम ऐसा करना कि भाई उसके सैलरी से थोड़े से अमाउंट काट लेना, ठीक है, और
सामने वाले को, जो बंदा जिससे पैसा वो लिया था, तुम उसको दे देना। ठीक है, तो इस बार जब नोटिस भेजेगा तो इतनी सारी चीजें नहीं होगी, सिर्फ उसमें इतना होगा कि भाई तुम्हारे पास ये बंदा काम करता है क्या, ठीक है, इस बंदे ने इससे इतना पैसा लिया है, अगर तुम्हारे पास काम करता है तो मुझे बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो जब ये पूछने के लिए कोर्ट इशू करता है नोटिस, तो उसको बोला जाता है गार्निशी नोटिस। अगर कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा गार्निशी को कि भाई तुमको इसको इतना इतना पैसा देना है हर महीने तुम्हारे एम्प्लॉय में से काट के, तो वो हो जाएगा गार्निशी ऑर्डर। हमेशा याद रखना, गार्निशी का मतलब वो थर्ड पार्टी जो अपने एम्प्लॉय के जगह पे किसी और को कुछ पैसे देगा। ठीक है, गार्निशी नोटिस का मतलब कोर्ट सामने वाले से पूछेगा कि भाई तुम्हारे यहाँ ये बंदा काम कर रहा है क्या, ठीक है, नोटिस देके। और ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारे यहाँ पे अगर काम कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ तुम उसको इतना इतना अमाउंट दे देना हर महीने, ठीक है, ताकि उसका रिकवरी ऑफ डेब्ट हो जाए। कुछ समझ में आया ये? आपका व्हाट इज पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन? तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है जहाँ पे मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन तय किया गया हो। एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बताऊं, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का आप देखेंगे तो उनके पास कितना है मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन? 50,000 तक का। ठीक है, वो 50,000 से ज्यादा का फाइन नहीं लगा सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का देखोगे तो उनका कितना है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन? 10,000। 10,000 से ज्यादा वो जुर्माना नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के पास अनलिमिटेड है पावर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के मामले में, वो कितना भी पेनल्टी लगा सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो पेक्यूनरी का मतलब क्या होता है? फाइन लगाने का जो कैपेबिलिटी होता है वो होता है। ठीक है, मतलब उनके पास जो अधिकार क्षेत्र होता है ना कि आप इतना ही लगा सकते हो, तो वो उनका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, प्रिस्क्राइब पीरियड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ठीक है, जैसे मान के अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब भी कोर्ट किसी को समन भेजता है तो कितने दिनों में उसको रिप्लाई फाइल करना होता है सामने वाले को? किसी को याद हो तो बोलिए। 30 डेज। तो ये 30 डेज क्या है? ये 30 डेज प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है। ठीक है, जब कोई भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम किसी लीगल एक्शन को लेने के लिए, ठीक है, अगर लिखा गया है तो उसको बोला जाता है प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम या प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो हर मामले के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम दिया गया है कि आपको ये फाइल करना है तो इतने दिनों में कर सकते हैं, किसी ऑर्डर को चैलेंज करना है तो 3 महीने के भीतर चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप 3 महीने के भीतर उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किए तो आप फिर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड लिखा गया है लॉ में कि आप इतने दिनों में ही फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द मटेरियल ऑन विच इश्यूज आर फ्रेम। ठीक है, किस किस मटेरियल के आधार पर इशू फ्रेम किया जाता है। ठीक है, इशू फ्रेम करने का मतलब क्या होता है? कोर्ट किन किन बातों का ध्यान रखता है किसी मामले की सुनवाई के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहला ये देखता है कोर्ट कि भाई प्लेंट में प्लेंटिफ ने क्या लिखा है। ठीक है, एलिगेशन क्या है, कोर्ट के पास जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं उसमें क्या क्या मिला है। ठीक है, इसके बाद कोर्ट जो है ये क्या बोलते हैं, ये जो एफिडेविट लास्ट में लगाता है ना, एफिडेविट। तो एफिडेविट में कोर्ट ने ये पाया कि ये सारी चीजें सही हैं या नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट जब किसी भी मैटर को इंटरटेन करता है तो बेसिकली 3-4 चीजों का ध्यान रखता है। सबसे पहला ये ध्यान रखता है कि दोनों पार्टी ने अपने अपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है। ठीक है, इसके बाद कोर्ट ये देखेगा कि एलिगेशन क्या है। ठीक है, मतलब किसके पक्ष में जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है। इसके बाद कोर्ट लोगों के एविडेंस देखेंगे कि किसके पास कितना एविडेंस है। इन सब चीजों के आधार पर कोर्ट जो है इशू फ्रेम करता है कि कोर्ट जो है किस कंक्लूजन आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज टू द सूट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जो नेसेसरी पार्टी है, ठीक है,
अगर आपने उसको ऐड नहीं किया है तो इसमें, तो क्या हो जाएगा, नॉन ज्वाइंटर। ठीक है, जो पार्टी जरूरी था किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए, आपने उसी को ऐड नहीं किया तो उसको बोला जाता है नॉन ज्वाइंटर। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी इंपॉर्टेंट पार्टी को सूट में ओमिट कर देना, ठीक है, जिसका होना बहुत जरूरी था, जिसके नहीं होने के कारण वो जो जजमेंट आएगा वो इनएफेक्टिव हो जाएगा, तो ऐसा कोई पार्टी है तो वो नॉन ज्वाइंटर पार्टी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पार्ट पेमेंट ऑन लिमिटेशन। ठीक है, पार्ट पेमेंट ऑन लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, पार्ट पेमेंट ऑन लिमिटेशन का मतलब होता है, अंडर लिमिटेशन एक्ट, part payment of debt if made before the limitation period expired can start the period of limitation. This means a fresh period of limitation begins from the date of the part payment. ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी प्रॉपर्टी, कोई बंदा 10 लाख रुपए लिया था, ठीक है, अब 10 लाख रुपए का जो है लिमिटेशन था कि आपको 3 महीने में जमा करना है। ठीक है, अगर जिस महीने में 3 महीने के अंदर जमा करना था, आपने 3 महीने के एक दिन पहले भी अगर 5 लाख रुपए जमा कर दिया तो आपका लिमिटेशन वापस से स्टार्ट हो जाएगा 3 महीने तक। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पार्ट पेमेंट अगर आपने कर दिया है तो इससे लिमिटेशन का इफेक्ट क्या होता है, तो लिमिटेशन का इफेक्ट वहां से शुरू हो जाता है वापस से। एग्जांपल देखिए, इफ अ डेब्ट हैज अ 3 ईयर लिमिटेशन, ठीक है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1 से जनवरी 1 2023 से, ठीक है, एंड पार्ट पेमेंट इज मेड ऑन दिसंबर 1 2023, a fresh 3 year limitation period will start from 1 दिसंबर 2023। समझ रहे हो, अगर मान के चलिए मैंने अभी एग्जांपल बताया था वही है कि अगर मान के चलिए 3 साल किसी चीज का लिमिटेशन है, ठीक है, और आपको 3 साल में 10 लाख देने थे, अगर 3 साल के भीतर आपने पार्ट पेमेंट कर दिए तो जहां जिस दिन आपने पार्ट पेमेंट किया ना, वहां से फिर से लिमिटेशन आपके लिए चालू हो जाएगा, क्योंकि आपने पार्ट पेमेंट वहां से कर दिए थे। ठीक है, तो पार्ट पेमेंट का जो प्रोविजन है सीपीसी में, ये बोलता है कि कोई भी बंदा किसी मामले में लिमिटेशन के दौरान, ठीक है, अगर वो पार्ट पेमेंट कर देता है तो वहां से फिर से नया लिमिटेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट। कोट लगाता है बेसिकली कॉस्ट जो है, ठीक है, कॉस्ट कौन कौन सा होता है, एक होता है जनरल कॉस्ट, ठीक है, जो कोर्ट जो है किसी पार्टी के लिए अवार्ड के तौर पर डिक्लेयर करता है, ठीक है, दूसरा होता है मिसलेनियस कॉस्ट, दीज कवर स्पेसिफिक लिटिगेशन एक्सपेंसेस नॉट टाइपिकली इंक्लूडेड इन जनरल कॉस्ट सच एज कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेशन फीस, ओके, तो ये सब जो है मिसलेनियस कॉस्ट में आता है। और तीसरा है कंपनसेटरी कॉस्ट, ठीक है, कंपनसेटरी कॉस्ट का मतलब है किसी के ऊपर आपने फॉल्स केस किया, ठीक है, तो आपसे कोर्ट जो है कंपनसेशन लेगा, उसको बोला जाएगा कंपनसेटरी कॉस्ट। नेक्स्ट होता है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, अगर कोर्ट में आपने मैटर लगाया था, ठीक है, और अपना रिप्लाई फाइल नहीं किया ऑन टाइम, तो कोर्ट आपके ऊपर डिले का भी कॉस्ट लगा देता है। 5,000 आप सामने वाले को देंगे, 10,000 आप सामने वाले को देंगे, तो इस तरीके से कॉस्ट जो है कोर्ट लगाता है। तो ये 3-4 तरीके का कॉस्ट होता है, एक होता है जनरल कॉस्ट, दूसरा होता है मिसलेनियस कॉस्ट, तीसरा होता है कंपनसेटरी कॉस्ट जो कि फॉल्स एलिगेशन के आधार पर होता है, और चौथा होता है डिलेइंग कॉस्ट, अगर आपने डिले किया है अपने मैटर को रिप्लाई देने में तो कोर्ट आपके ऊपर डिले के लिए भी कॉस्ट लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइंड प्लेंटिफ एज पर लिमिटेशन एक्ट। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है, जो सूट फाइल करता है, सिंपल सी बात है, जिसका भी राइट वायलेट हुआ होगा, ठीक है, जिसके जो एग्रीव्ड पार्टी होगा वही प्लेंटिफ होगा ना, ठीक है, तो लीगल लैंग्वेज में ये बोलना कि कोई भी बंदा जो सूट इंस्टीट्यूट करता है कोर्ट ऑफ लॉ में अपने अधिकारों के लिए, उसको प्लेंटिफ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हु आर ऑथोराइज टू अपीयर इन अ सिविल कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी। तो पार्टी के बिहाफ में कौन खड़ा हो सकता है, पार्टी के बिहाफ में प्लीडर खड़ा होता है। कौन होता है, प्लीडर, जो एडवोकेट को आप हायर किए हुए हो
आपको अगर आप नहीं आते हो कोर्ट में तो आपके बिहाफ में वही ऑथराइज होते हैं कि आपको प्रेजेंट करे कोर्ट में, ठीक है, अन्यथा कोई और नहीं खड़ा हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर दी प्री रिक्विजिट्स फॉर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर सूट फाइल करना है आपको तो कुछ जरूरी बातें होती है जिसका ख्याल आपको रखना होता है। सबसे पहला, आपको 2 महीना पहले नोटिस देना होता है। नोटिस में आपको ये बताना होता है कि आप क्यों एक्शन ले रहे हो, आपको रिलीफ क्या चाहिए और आपका डिटेल क्या है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर अर्जेंट हियरिंग की जरूरत होती है, जिसमें आप नोटिस नहीं भेज सकते हो, तो कोर्ट जो है गवर्नमेंट को चांस देता है कि वो अपनी बात रखे, लेकिन उसमें नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको रिलीफ देने से पहले गवर्नमेंट को बोलने का चांस मिलेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेन व्हेन प्लेंटिफ इज एब्सेंट ऑन द डेट हिज सूट इज प्लेस्ड फॉर हियरिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई सूट इनिशिएट होता है तो प्लेंटिफ को भी अपनी बात रखना होता है और डिफेंडेंट को भी। अगर प्लेंटिफ अपनी बात रखने कोर्ट में नहीं आता है तो क्या होगा, अगर डिफेंडेंट अपनी बात कोर्ट में रखने नहीं आता है तो क्या होगा, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो कोर्ट जो है एक्स पार्टी डिक्री दे देगा, तो जो प्लेंटिफ रहेगा उसकी बात सुन के उसके फेवर में जजमेंट दे देगा। कोर्ट ऐसा समझेगा कि सामने वाले को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो गलत है। ठीक है, अगर प्लेंटिफ कोर्ट में सूट फाइल करता है और वही हियरिंग पे नहीं आता है तो कोर्ट को लगता है कि भाई इसको अब गरज नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, तो सूट को डिसमिस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कोर्ट कैन द सूट ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बी फाइल। कौन से कोर्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी ये सिविल कोर्ट जो भी होगा आप उस कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन उनका लोकल जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी जहां स्थित है, ठीक है, सिचुएटेड है, उधर के कोर्ट होना चाहिए, लेकिन सिविल कोर्ट होना चाहिए तो उनके पास जुरिस्डिक्शन होगा। हमेशा याद रखना, क्या कंडीशन है, प्रॉपर्टी उधर का सिचुएटेड होना चाहिए और वो कोर्ट सिविल कोर्ट होना चाहिए, बस। ठीक है, अब वो कोर्ट जो है एक्सक्लूसिवली जुरिस्डिक्शन रखेगा उस मैटर को देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड इनैक्टमेंट ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का ये पर्पज क्या था। पहले जब लिमिटेशन एक्ट नहीं था तो मामला सालों साल चलते थे, किसी को कोई गरज ही नहीं होता था। लिमिटेशन डाल दिया तो अभी क्या है, समन गया कोर्ट का, आपको 30 दिनों के भीतर जवाब देना है। अगर लिमिटेशन नहीं होता तो सामने वाला जवाब देता क्या, 30 दिन में नहीं देता, उसको जब मन होता तब देता। तो इससे क्या हो जाता, न्याय सही समय पे नहीं मिलता, मामला लंबा चलता, ठीक है, डिस्पोजल रेट जो है बहुत कम हो जाता। तो इसीलिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए, लीगल एक्शन को जो है इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, और मतलब प्रोलॉन्ग ना हो, बहुत लंबा ना जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है लिमिटेशन एक्ट लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ समन आर सर्व्ड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड इन अनदर स्टेट। अगर कोई बंदा दूसरे स्टेट में रहता है तो उसको कैसे समन भेजा जाएगा। ठीक है, तो समन जो है कोर्ट ओके, हाँ, ये बोल रहा है, इन अ केस where a defendant reside in a different state, summon can be served by the sending it to a court in the defendant's state। ठीक है, अंडर सेक्शन 28 ये बोल रहा है कि अगर दूसरे कोर्ट में दूसरे स्टेट के किसी कोर्ट को, ठीक है, अगर आपको नहीं, देखो, अगर दूसरे स्टेट में कोई बंदा रहता है उसको समन भेजना है, ठीक है, तो इधर का कोर्ट उस सामने वाले कोर्ट को वो समन भेज देगा और बोलेगा कि आप इसको तामील करा के मुझे हेल्प करिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, उस समन को ना सामने वाले पुलिस स्टेशन को भी जो है कोर्ट वो दे देता है अथॉरिटी कि आप भाई इस समन का तामील करवा के मुझे दे। ठीक है, ऐसा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, सामने वाला जो कोर्ट होता है जिस भी स्टेट का हो, उसको जो है समन भेज दिया जाता है कि आप इसका तामील करवा के हमें रिपोर्ट भेज दीजिएगा, ऐसा।
ठीक है। अगर आपको जनरली समन भेजने कैसे भेजा जाता है, तो समन जो है आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या बाय हैंड भी दे सकते हैं, हमेशा याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू व्हाट एक्सटेंट आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड डिफेंडेंट लायबल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री पास्ड अगेंस्ट द डिसीज्ड डिफेंडेंट। In execution of a decree passed against a deceased defendant, their legal representative are liable only to the extent of deceased property that has come into their hands and has not been duly disposed of. They are not personally liable for the deceased debt beyond the value of the assets they inherited. ठीक है, ये बोल रहा है कि किस हद तक, ठीक है, डिफेंडेंट जो मर चुका था, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान के चलिए मैंने राजू के ऊपर सूट फाइल किया था, ठीक है, अब राजू मर गया, ठीक है, राजू के ऊपर मेरा 50,000 रुपए का वो था, बकाया था, ठीक है। अब उसका बेटा है, अब राजू ने अपने बेटे के लिए 20,000 छोड़ के गया था, ठीक है। तो अब मैं अगर कोर्ट जो है सामने वाले से पैसा मांगेगा तो वो क्या देगा, वो 20,000 तक दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो सामने वाले ने छोड़ा है वो 20,000 ही छोड़ा है, वो 50,000 कहां से देगा आपको? समझ रहे हो? तो ये कहने का मतलब ये है कि जो भी डिजीज डिपेंडेंट रहेगा, जिसके बिहाफ में बनते हैं ना कि भाई मैं इसके बदले मैं ही लीगल यूजर हूं तो मैं देखूंगा, ठीक है, तो अगर वो देखता है तो सिर्फ वो उतने के लिए ही लायबल होगा जितने का प्रॉपर्टी उसके पास होगा उसका, ठीक है, उससे ज्यादा का नहीं दे सकता। अब मान के चलिए मेरे चाचा जी थे, ठीक है, उसके ऊपर किसी ने केस किया, अब मेरे चाचा जी को देना था 50,000, ठीक है, लेकिन मेरे चाचा जी जो मेरे पास प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं उसका कीमत है 30,000, तो मैं 20,000 अपने जेब से दूंगा क्या? नहीं ना, मैं तो 30,000 ही दूंगा, उस प्रॉपर्टी को बेच के तुमको दे दूंगा, ले मैं अपने घर से कैसे दूंगा? तो यहाँ पे वो यही पूछ रहा है कि आपका जो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी डिफेंडेंट का, उसका किस हद तक, ठीक है, उस डिक्री के लिए लाइबल होता है, वो ये पूछ रहा था आपसे। तो वही, तो जितना वो प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा उतना ही वो लाइबल रहेगा, ठीक है, वो अपने पर्सनल जो उसके पास धन है वो उसको देने के लिए बाध्य नहीं होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन द डिफेंडेंट डाइज व्हाइल द सूट इज पेंडिंग। क्या होता है जब कोई सूट फाइल हुआ होता है और डिफेंडेंट मर जाता है तो सूट टर्मिनेट हो जाता है, अबेट हो जाता है। अगर डिफेंडेंट का वकील जो है बोलता है कोर्ट में कि सर इसका बेटा है, अब वो सूट आगे बढ़ाएगा, तो कोर्ट फिर सूट आगे बढ़ाएगा। अगर कोर्ट को नहीं पता चला कि वो बंदा नहीं आ रहा है, किस कारण से नहीं आ रहा है पता नहीं, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो टर्मिनेट ही कर देगा ना। क्यों कर देगा? क्योंकि कोर्ट को पता ही नहीं है कि वो बंदा क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा समझ में आया? नेक्स्ट है आपका, अपार्ट फ्रॉम कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट हु में एडमिनिस्टर ओथ ऑन एफिडेविट। सीपीसी के अंदर मजिस्ट्रेट भी ओथ ले सकता है, ठीक है, और कोर्ट भी ले सकता है। उसके अलावा और कौन ले सकता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कोर्ट, हाई कोर्ट अगर किसी बंदे को अपॉइंट किया है, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट किया है, तो वो भी एफिडेविट के ऊपर जो है ओथ ले सकता है। हमेशा याद रखना, मजिस्ट्रेट और कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कोई बंदा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड कोई बंदा एफिडेविट पर ओथ ले सकता है। लास्ट दो सवाल है, एनुमरेट एनी टू क्लासेस ऑफ पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। कौन से दो बंदे हैं जिसको सीपीसी में कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता? सीपीसी का ऐसा मानना है कि आप इस दो बंदे को कोर्ट में नहीं बुला सकते। पहला है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उसको कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। और ऐसी कोई महिला जो जिसको किसी कस्टम के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है बाहर जाने से, ठीक है, तो वैसी महिला को भी आप कोर्ट में अपीयर होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन द डिफेंडेंट कैन फाइल रिटन स्टेटमेंट इन रेगुलर सूट आफ्टर द सर्विस ऑफ समन। कब फाइल करता है? मैंने बताया था ना आपको, समन मिलता है उसके कितने दिनों बाद फाइल कर सकता है डिफेंडेंट?
30 डेज के भीतर, ठीक है। अगर 30 डेज के भीतर नहीं फाइल कर पाता है तो अगर उसके पास सेटिस्फैक्टरी रीजन है तो कोर्ट उसको 90 डेज तक एक्सटेंड कर सकता है। कुछ कुछ कंडीशन में 120 डेज तक भी एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप लेट क्यों हुए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये टोटल 50 जो सवाल मैंने बताया आपको समझ में आया हो।